हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम बहुत ही डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो इसके पहले मैंने एक डेमो लेक्चर भी बनाया था। आपने अगर नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्या है? जैसे कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ सराउंडिंग में ये इनका एक्सपोजर बॉडी का सराउंडिंग से होता है, तो ये अपनी बॉडी से ही एक सेल से, जो एक कोशिका है, उसको एक सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने सरफेस से ही जो भी गैसेस या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना है तो एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि इसका एम क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो टू मेक अवेलेबल ऑल द फूड सब्सटेंस टू द सेल्स ऑफ बॉडी। अब हमारी सारी सेल्स बाहरी वातावरण से एक्सपोजर नहीं है, उनकी सारी सेल्स का मतलब बाहर से कनेक्शन नहीं है। तो हमें हर सेल तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाना है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की ज़रूरत तो हर सेल को पड़ती है। तो फिर ऐसे एक सिस्टम की ज़रूरत है। और जो हमारा फूड है, पहले फूड को समझते हैं। फूड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म है। और इसमें फूड के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? फूड के कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। अब चूंकि ये एक पॉलीमर्स हैं, जैसे प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है इसमें शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमें इनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि ये एब्जॉर्ब हो सकें। क्योंकि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये डायरेक्टली इतने बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये प्रोटीन, फैट, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। तो इनको ब्रेक डाउन करके, इनकी यूनिट्स में कन्वर्ट करके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज है, और ग्लूकोज एक एनर्जी रिच सब्सटेंस है, तो इसको बॉडी तक पहुंचाना है, बॉडी की हर सेल तक पहुंचाना है। तो पहले फूड को ब्रेक डाउन करना जरूरी है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, जो कौन से हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ब्रोकन डाउन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। ये भी एक एक जो इसका एक एक वर्ड है वो बहुत ही ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इनका ब्रेकडाउन एक साथ नहीं होता। इनका ब्रेकडाउन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिवर्सल है, क्योंकि हर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, और उसको फूड से वो न्यूट्रिएंट निकालने पड़ेंगे, डाइजेस्ट करके, पाचन करके उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है, क्लास सेस्टोडा जो है, जिनको हम प्लेटी हेलमिंथस बोलते हैं, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। ये बेसिकली पैरासाइट होते हैं, एक टाइप का पैरासाइट है, ठीक है। तो टेप बम भी इसको बोलते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथस ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल का पूरी संरचना, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, जैसे कि ईसोफेगस का हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, तो इस टाइप से, ठीक है। ये अंदर ल्यूमेन है जहाँ से फूड पास होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ हमने इसको इधर देखते हैं, ये इसको यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें जो ये सबसे नीचे जो लेयर है, ये जो सबसे नीचे लेयर है, यानी कि ये जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी इस साइड रहेगी। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये बॉडी कैविटी में ही तो होगी, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो लेयर है सबसे बाहरी, ये एक एपिथेलियल लेयर होती है, जिसको हम सिरोसा बोलते हैं। सिरोसा, इसको हम विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, क्योंकि इधर विसरल ऑर्गन है ना। ये जो बाहर की लेयर है, इसको हम बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम, इसको पेरिटोनियम ही बोला जाता है, ठीक है। और ये एक एपिथेलियल लेयर है। हमारे सरफेस, हमारे सारे ऑर्गन्स के बाहर जो भी एक्सपोज होता है, जैसे कि स्किन है, ये भी एक एपिथेलियल टिश्यू है। तो जिनका एक्सपोजर एनवायरनमेंट से है, वहाँ पे एपिथेलियल होगा। वो उसका काम होता है एपिथेलियल टिश्यू का टू प्रोटेक्ट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का होना जरूरी है। जैसे कि फूड, कभी कभी हम बहुत ही रफ फूड खा लेते हैं, तो ल्यूमेन में भी, इधर भी एपिथेलियल होना जरूरी है, ठीक है। अब ये कैरेटिनाइज्ड हो सकता है, बिना कैरेटिनाइज्ड हो सकता है।
ये डिफरेंट चीज़ है ना। तो ये लिनिंग है, ये अंदर वाली लिनिंग है, ठीक है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू होगा। और दूसरी चीज़, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जैसे कि आप सिर के बल होकर भी अगर भोजन ग्रहण करें तो भी भोजन आपके पेट तक पहुंचेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें मसल्स भी होती हैं, ठीक है, और इन मसल्स में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि जैसे कि ये है एलिमेंट्री कैनाल है, जो गट है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होंगी कुछ, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इस टाइप से, ये जो दिख रही हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा स्क्वीज करने का, ठीक है, गट को स्क्वीज करने का। साथ ही साथ ये दिख रही हैं कुछ सर्कुलर मसल्स जो इस टाइप से होंगी, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स का काम होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो वर्टिकल भी मूवमेंट होगा, ठीक है, और स्क्वीज भी होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मूवमेंट होंगे। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण जो फूड है वो हमारा पेट तक जाता है और पूरा उसका प्रोसेस होता है। और कई बार आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। कई बार क्या होता है कि कुछ भी ऐसे एलर्जेंस हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं जिसके कारण एलिमेंट्री कैनाल को रिवर्स पेरिस्टालसिस करना पड़ता है। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब जब उल्टियां होती हैं, ठीक है, तो वो रिवर्स पेरिस्टालसिस है। उसमें कुछ भी हो सकता है, एलर्जन का रोल भी हो सकता है, या आपको डस्ट या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे रिवर्स पेरिस्टालसिस चालू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ खाना निकल जाता है, मतलब, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये जो मसल लेयर है इसको बोलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल को मिला के बोलते हैं टुनिका मस्कुलोसा। ये टर्म है, ये आपको याद करना पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, टुनिका मस्कुलोसा। वो जो पहली लेयर थी बाहर की जो कि केविटी की तरफ है उसको क्या बोला था? सिरोसा। ये एपिथेलियल लेयर थी, ये मसल लेयर है, मसल लेयर को क्या बोलेंगे? टुनिका मस्कुलोसा। और फिर ये क्या है? सब म्यूकोसा। आपने बहुत सुना होगा, ये सब म्यूकोसा ये है। अब ये सब म्यूकोसा क्या है? क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड वेस्कुलर, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर टिश्यू है ये। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में हो सकता कोई पैथोजन आ जाए तो ये उसको किल करने का काम करेंगी। और बहुत ही ज़्यादा इधर सर्कुलेशन होगा। आखिरकार हमको एब्जॉर्ब भी तो करना है, जो भी फूड डाइजेस्ट होगा उसको इधर ल्यूमेन से एब्जॉर्ब भी तो करना है। तो इसका काम क्या, ये बहुत ही वेस्कुलर टिश्यू है सब म्यूकोसा। तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगी, कोलेजन फाइबर होंगे, ठीक है। ये एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ठीक है। एरियोलर, ये नाम आपको अभी याद करने पड़ेंगे, फिर जब हम एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे और कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे तो पूरा उसमें पूरा हम कवर करेंगे। एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। और ये लेमिना प्रोप्रिया, ये भी एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ठीक है। बीच में एक मसल की लेयर होगी जिसको मस्कुलरस म्यूकोसा बोलते हैं, मस्कुलरस म्यूकोसा, ठीक है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? या तो ये मसल को मसल से कनेक्ट करते हैं या मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। इनका काम होता है, जैसे कि नाम में खुद है कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इन दो को कनेक्ट करने का काम, जैसे कि ये मसल है, ठीक है, मसल को और इससे कनेक्ट करने का काम, ल्यूमेन से कनेक्ट करने का काम भी ये म्यूकोसा करेगी, ठीक है। तो ये हुई बात इसकी। अब जरा हम देखते हैं, आपको ये कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब याद करना पड़ेंगी क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जब एपिथेलियल टिश्यू में हम पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको, जैसे कि ये आपका माउथ है, अब यहाँ पे जो ये होता है, ये आप समझना, ये आपके लिप्स हैं, ठीक है, और ये होता है, इसको बोलते हैं
उवूला और वेलम पैलेटी। तो जो बकल कैविटी है हमारी, ठीक है, तो बकल कैविटी में सबसे पहले 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। हम इन ओपनिंग्स को देखेंगे। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, बेसिकली क्या होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो बेसिकली 3 लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं 3 लेयर से बॉडी के सारे मतलब हिस्से बनते हैं। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इधर माउथ के पास इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। जैसे कि बकल कैविटी की जो लिनिंग है पूरी, आपके चीक्स के आसपास की लिनिंग है, ठीक है, या आपके होंठ के इधर की लिनिंग है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। और दूसरी चीज, एलिमेंट्री कैनाल का जो टर्मिनल पार्ट होता है जिसको एनस बोलते हैं, वो भी एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। बाकी सारे जो अंदर है, जो लिनिंग है, वो पूरी एंडोडर्मल ओरिजिन की होगी, ठीक है। तो जो अंदर की लिनिंग है वो पूरी एंडोडर्मल होगी और बाकी सारे हिस्से मीजोडर्म के बने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, बकल कैविटी को। तो जब हमारा जो फूड होता है वो पहले बकल कैविटी में जाता है, उसके बाद ओरोफेरिंक्स का रीजन आता है, जो फेरिंक्स का रीजन होता है, ठीक है, और उसके बाद वो ईसोफेगस में चला जाता है। तो इसमें जो हम डिग्लूटिनेशन जो प्रोसेस है फूड को इनटेक करने की, उसमें क्या होता है, जो हमारी टंग होती है और ऊपर होता है हार्ड पैलेट, ये जैसे माउथ है तो ये ऊपर का हार्ड पैलेट, ये जबड़ा है, ठीक है, ये दांत है, तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हार्ड पैलेट। इसमें रगी टाइप के होते हैं, रगी मतलब जैसे कि ये है, इसमें रगी होंगे, ठीक है, जो फूड को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। तो जब हमें फूड को निगलना है तो हमारी जो टंग है ये हार्ड पैलेट के अगेंस्ट फूड को पुश करती है, ठीक है। जो टंग है ये हार्ड पैलेट के अगेंस्ट फूड को पुश करेगी और फूड ये जो होता है उवूला जिसको बोलते हैं, ये कवर करेगा ओरोफेरिंक्स को, ठीक नहीं, नेसोफेरिंक्स को कवर करेगा, सॉरी, नेसोफेरिंक्स। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम जैसे चावल खा रहे हैं तो चावल का दाना नाक में चला जाता है, अगर प्रॉपरली ये कवर नहीं कर पाता है तो ऐसा होता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ टच हो जाएगा और नेसोफेरिंक्स मतलब जो नजल पासेज है, जहां से हमारी नोज होती है, ट्रैकिया वाला सिस्टम, ठीक है, विंड पाइप वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस तरह से ऊपर उठेगा और नसल पासेज को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब फूड को पुश किया जाएगा टंग से ऊपर हार्ड पैलेट में पुश किया जाएगा तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा। और जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस फेरिंक्स में होता है, ट्रैकिया के पास होता है, ठीक है, ये ट्रैकिया है जैसे, और पीछे से गया है अपना ईसोफेगस। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को कवर कर लेता है ताकि विंड पाइप में फूड ना जा सके, ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम यही होता है कि ट्रैकिया को कवर करना। जब हम इंजेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी इनटेक कर रहे हैं फूड का, तो उसको कवर कर लेता है ताकि विंड पाइप में कोई भी फूड मटेरियल ना जा सके। और टंग हार्ड पैलेट को पुश करती है और जो फूड है वो ईसोफेगस तक आ जाता है। अब ईसोफेगस कौन सा पार्ट है, ईसोफेगस ये है स्टार्टिंग वाला पार्ट, ठीक है, ओरोफेरिंक्स है, ठीक है, और फिर ईसोफेगस है। तो इतना काम जो होता है भोजन को लेने का, जिसमें ईसोफेगस तक जब ये आ रहा है, इतना काम वॉल्यूंटरी होता है, ये आपकी मर्जी से होगा। जो आप निगलने की जो प्रोसेस है, इसमें आप जो भी खाना खाते हैं चबाना पड़ेगा आपको, इतना काम आपको स्वतः करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो मूवमेंट होता है फूड का, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो ईसोफेगस की ओपनिंग तक आने के लिए ये वॉलंटरी एक्ट होता है, ठीक है, और इसके बाद ये खुद ही प्रोसेस करेगा और स्टमक तक जाएगा और बाकी सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बकल कैविटी को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, पूरा उसका
और उसके साथ साथ हम स्टोमक के फंक्शन भी समझेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।